हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शानदार टॉपिक है गवर्नर। आपने सुना होगा गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, इसके बाद इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, और सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या होनी चाहिए गवर्नर के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है और चैप्टर हमारा चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट क्लास 10th का। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर इस लेक्चर की। तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी गवर्नमेंट, उसके 3 ऑर्गन होते हैं मेनली। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपको पता है लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है ये। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। हम ऑलरेडी पिछले 4 लेक्चर्स में इन दोनों के बारे में डीपली डिस्कशन कर चुके हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर क्या है। 2 लेक्चर इनके बने। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स क्या हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया है, ठीक है। तो इसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट से कैसे कैसे अलग होती है, वो दूसरा वाला लेक्चर आएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो आपको पता होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एग्जीक्यूटिव में आती हैं, ठीक है। और जुडिशरी में आता है हाई कोर्ट। यहाँ एक बार आप मतलब रूबरू हो जाओ। हम अब बात कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है, जस्ट फॉर योर एग्जांपल, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। अब एक तो किताबी ज्ञान और एक मतलब प्रैक्टिकली ज्ञान। आपको पता है रिसेंटली राजस्थान की इसी साल गवर्नमेंट बनी है जिसके सीएम है, आपको पता है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है राजस्थान के? राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। तो आप देख सकते हो ये हैं हमारे राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह। और ये पूरे के पूरे लोग, बीच में यहाँ पे देखो ये गवर्नर बैठे हैं, ये अशोक गहलोत हैं, और ये डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, ठीक है। तो डिप्टी सीएम भी होते हैं। तो ये मेन हेड है। इसके साथ साथ ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे के सारे आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक रियल पिक्चर है, आप जिसको देख सकते हो आप यहाँ पर। ये मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं, राज्यपाल आते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं जिसको सीएम बोलते हैं, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे लोग क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो किस में आते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ठीक है, ये हो गए हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये यूपी के सीएम हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं। और यूपी के मैं गवर्नर और दिखा देता हूँ। ये हैं यूपी के गवर्नर राम नायक, ठीक है। और ये यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। तो ध्यान रखना, गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने इनकी आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं। गवर्नर कौन है? सबसे ऊपर जो स्टेट के हेड होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर उसके नीचे चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो इसको बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ठीक है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है ऐसे स्टेट में होता है गवर्नर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों जगह होते ही हैं, ठीक है। तो एक तरह से बिल्कुल फोटोकॉपी है, बस थोड़े से नाम अलग हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये सेकंड ऑर्गन है किसका? गवर्नमेंट का, जिनका काम है जो लॉ बनाए गए हैं उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये 3 चीज़ मेनली आती हैं। पहला है गवर्नर, दूसरा है चीफ मिनिस्टर, और तीसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? गवर्नर होगा। और एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स किसके हाथ में होंगी? गवर्नर के। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मल हेड होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होगा। बट रियल या फिर बोले एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। मतलब एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स को कौन यूटिलाइज करता है? चीफ मिनिस्टर यूटिलाइज करता है। और फिर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने स्टेट गवर्नमेंट में हो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी टाइप्स देखे थे, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो वो इसी के अंदर आते हैं।
गवर्नर जो होता है वो सुप्रीम और फॉर्मल हेड होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। आपको पता है सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, जो एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। जबकि चीफ मिनिस्टर आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक्चुअल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। अब हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, गवर्नर की। तो गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति कैसे की जाएगी, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं योग्यता क्या चाहिए, और गवर्नर की सैलरीज और अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसकी मतलब तनख्वाह होती है, क्या क्या उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ है अपॉइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सरकारी एग्जाम जो होते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स उसमें पूछ लिया जाता है। और रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था बीएड के लिए एग्जाम हुआ था, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि हु अपॉइंट दी गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये देख सकते हो हमारे भारत के प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और कितने सालों के लिए करते हैं, 5 सालों के लिए काम करते हैं। और गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं 5 साल से पहले भी। ऐसा नहीं है कि एक बार गवर्नर अपॉइंट कर दिए तो उनका क्या हो गया, फिक्स हो गया, 5 साल ही काम करेंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनको 5 साल खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, ना कि इलेक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना। जबकि देखो, जब प्रेसिडेंट होता है उसका तो इलेक्शन होता है, आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मगर गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, मगर गवर्नर का इलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अपॉइंट किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल के लिए। और प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी इनको, इनका टेन्यूर का मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। और इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। सपोज आज ये राजस्थान के गवर्नर हैं, हो सकता है इनको पंजाब का गवर्नर बना दिया जाए, हो सकता है इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाए, कहीं का भी मतलब भेजा जा सकता है। गवर्नर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, देखो ट्रांसफ़र भी हो सकता है गवर्नर का, ठीक है। दूसरा है पॉइंट हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ दी गवर्नर, कि गवर्नर को हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको पता है ये जो हैं कल्याण सिंह जी, ये गवर्नर है राजस्थान के, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में पे, तो ये राजस्थान के गवर्नर हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्टेट का गवर्नर बनना, मतलब अगर गवर्नर बनाना है किसी व्यक्ति को, सपोज यहाँ पे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ही, इनको अगर राजस्थान का गवर्नर बनाना, तो पहली कंडीशन ये कि ये राजस्थान के निवासी नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। सपोज ये व्यक्ति ये है, ठीक है, और ये व्यक्ति ये हैं हमारे यूपी से, ठीक है। अब इनको यूपी का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के। मतलब जिस स्टेट का कोई व्यक्ति रहने वाला है वो व्यक्ति उस स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता। दिस इज टू बी नोटेड, ये मतलब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द गवर्नर शुड नॉट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फॉर विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। तो जो गवर्नर जो होता है वो उस स्टेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, जिस स्टेट का हम उसको गवर्नर बनाने जा रहे हैं, गवर्नर अपॉइंट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी हम अब जैसे सपोज अब यहाँ पर हम ये कल्याण सिंह जी इनको राजस्थान का गवर्नर बनाने वाले हैं, तो गवर्नर बनाने से पहले एक बार सीएम से हमें कंसल्टेशन लेनी पड़ी। सीएम हमें मतलब प्रेसिडेंट को लेनी पड़ेगी, हम तो नहीं बनाने जा रहे। मतलब अगर गवर्नर को हम क्या करने जा रहे हैं, अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, परमिशन मतलब एक बार कंसल्ट करेंगे। कंसल्टेशन का मतलब सलाह मशवरा करते हैं, किससे, ये करते हैं जिस भी स्टेट में अपॉइंट करने जा रहे हैं उसके चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। तो सपोज इनका अगर अपॉइंटमेंट जब हुआ होगा तो रामनाथ कोविंद जी इनका अपॉइंटमेंट करेंगे, वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक बार यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, जिस स्टेट में किसी व्यक्ति को गवर्नर बना रहे हैं वो उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले सीएम से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है,
ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाने हैं तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कुछ तो आपको बहुत सिंपल है, पता ही होगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज 35 ईयर्स होनी चाहिए एटलीस्ट, ध्यान रखना। एज का मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा एक बार सुन लो। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज है 25। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज है 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज है 30। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज है 35। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एज है 35 और गवर्नर के लिए भी है 35। यहाँ पर मैं सारी एज बता चुका हूँ जितने भी हमने अब तक लेक्चर डिस्कस किए हैं। तो गवर्नर के लिए एज चाहिए एटलीस्ट 35 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। और हम देख रहे हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ पे हम एक के बारे में सारी चीज़ में लिख रखी है। एक तो भारत के नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। कम से कम कितने साल के होने चाहिए? 35 साल के होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी जगह पर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। सपोज किसी व्यक्ति को हम गवर्नर बनाने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब में लगा हुआ और सरकार से पैसा ले रहा हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी जॉब पर लगा हुआ और वहाँ से पैसा ले रहा हो। ऐसा नहीं भाई, क्योंकि दो जगह से पैसा थोड़ी देगी सरकार उसको, कि मान लो वो कहीं ऑफिसर भी बना हुआ है और फिर मतलब गवर्नर बन गए तो सरकार फिर डबल पैसा देगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। एट ए टाइम एक ही जगह पर काम कर सकते हैं। अगर सपोज कहीं पर जॉब कर भी रहे हैं वो, या कहीं पर मतलब सर्विस में, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करके तब जाके वो बनेंगे क्या? गवर्नर। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ना तो एमपी होने चाहिए और ना ही एमएलए होने चाहिए, मतलब ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। या तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं सपोज वो एमएलए या एमएलसी हैं, ना तो वो होने चाहिए और ना ही एमपी होने चाहिए। एमएलए एमएलसी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए एटलीस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं करना चाहिए और ना तो एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए या एमएलसी होना चाहिए। ये 3-4 क्वालिफिकेशन है, याद रखनी है आपको। अगला पॉइंट है सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी का मतलब होता है वेतन, अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ते, ठीक है। तो इनको मंथली सैलरी मिलती है 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। ध्यान रखना, गवर्नर जब अगर अब किसी को बना दिया जाएगा तो वो उनको हर महीने 1,10,000 रुपये मिलेंगे। 1,10,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी होगी। दूसरी चीज़, उनको फ्री रेजिडेंस मिलेगा, सरकार की तरफ से घर मिलेगा रहने के लिए, और अलाउंसेस और फैसिलिटी मिलेंगी कई सारी जो पार्लियामेंट के द्वारा स्पेसिफाई करी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लो फ़ोन का बिल, बिजली का बिल, आने जाने का खर्चा, तो ये सब किस में आ जाएंगे? अलाउंसेज में आ जाएंगे। स्टे अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, गाड़ी घोड़ा, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये किस में आ जाएंगी? सैलरी एंड अलाउंसेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरी कितनी? 1,10,000 जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है, और इनको फ्री रेजिडेंस मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है। अब ऐसा घर तो नहीं मिलेगा, इनके सरकारी क्वार्टर रहते हैं, ठीक है। और अलाउंसेस और फैसिलिटीज भी मिलती हैं, मोबाइल बिल, बिजली बिल, ठीक है, जाने का रहने का, ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं इनको। और वो जो पार्लियामेंट इनको डिसाइड करता रहता है, इनकी सैलरी को मतलब चेंज करना, बढ़ाना घटाना, अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ को बढ़ाना घटाना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? पार्लियामेंट, मतलब हमारी देश की संसद पर डिपेंड करता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स की क्या क्या पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट से कैसे डिफरेंस होती हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। पिछले लेक्चर में हमने गवर्नर के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था, तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी तरह से हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे बेसिक्स ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने करा दिए पहले लेक्चर उनको देखें। तो ये 6वां लेक्चर है, चैप्टर 7 स्टेट गवर्नमेंट, क्लास 10th RBSE। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू एट एवरी मोमेंट। हर जगह पर ये हेल्प करने वाला। आप किसी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी हेल्प करेगा, एज वेल एज CBSE में भी हेल्प करेगा, साथ के साथ में आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ भी हेल्प करेगा। तो बहुत सारी जगह पे दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना।
लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में आता है हाई कोर्ट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको एमएलए बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं। तो हमने लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया है, ये दोनों कंप्लीट कर लिए, पावर्स देख लिए, कंपोजिशन देख लिया है। अब स्टार्ट हो चुका है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हमने गवर्नर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे उनको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें देख ली। तो आज हम देखेंगे गवर्नर की पावर्स और फंक्शंस, क्या क्या पावर्स होती है और क्या फंक्शंस होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं राजस्थान के प्रेजेंट गवर्नर कल्याण सिंह, और ये हैं राजस्थान के प्रेजेंट सीएम अशोक गहलोत, और ये है पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स की एक टीम है पूरी की पूरी। ठीक है, तो शपथ ग्रहण जैसा कि लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट वो है अपॉइंटमेंट सेरेमनी किसकी, मिनिस्टर्स की। तो मैं बार बार अभी ये नहीं किया, जब भी मैं गवर्नर बोलूँ तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए। गवर्नर ये राजस्थान के जो गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर, और ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है यूपी के सीएम। आपको मैं गवर्नर और भी दिखाऊंगा, बाकी जगह के भी डालूंगा ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही जगह के। तो ये यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और ये यूपी के गवर्नर हैं। अब गवर्नर इनको भी याद कर सकते हो, ये गवर्नर कौन है, राम नायक, ये यूपी के गवर्नर हैं। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ये जस्ट फॉर्मल हेड होता है, जबकि चीफ मिनिस्टर स्टेट का रियल हेड होता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिलकर बनाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो गवर्नर सुप्रीम और फॉर्मल हेड होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, जबकि चीफ मिनिस्टर एक्चुअल हेड होता है। अब बात करें कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर की क्या पावर्स एंड फंक्शंस होती हैं। तो गवर्नर की जैसे पोजीशन स्टेट में सेम उसी की तरह होती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की होती है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है, सेम पोजीशन होती है गवर्नर की स्टेट में। द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन स्टेट इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की, वही पोजीशन गवर्नर की होती है कहाँ पर, स्टेट में। तो अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद के अनुसार, पावर ऑफ गवर्नर आर सेम एज प्रेसिडेंट एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। मतलब इनके अनुसार, दुर्गा प्रसाद जी के अनुसार, गवर्नर की पावर और प्रेसिडेंट की पावर सेम होती है, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, किन किन चीज़ों को छोड़कर, मैटर्स ऑफ डिप्लोमेसी। आपको पता है गवर्नर, अब देखो जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या दो देशों के साथ में जो संबंध होते हैं, वहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो डिप्लोमेसी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नर। दूसरी चीज़ मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो तीनों सेनाओं के कमांडर, जो सुप्रीम कमांडर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। और इमरजेंसी पावर, आपको पता है इनके पास भी कोई इमरजेंसी पावर नहीं है, मगर प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर है। कौन कौन सी इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकते हैं, मगर इनके पास कोई पावर नहीं है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर सेम होती है, सिवाय डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर को छोड़कर। अब बात करें कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहली है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये पावर्स हैं किसकी, गवर्नर की। तो एक एक करके इन सारी पावर्स को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस, आपको पता है सरकार कैसे बनती है। तो अभी रिसेंटली, अगर आपने क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो रिसेंटली 4 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, इन जगह पर क्या क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। उड़ीसा में इलेक्शन हुए हैं, आंध्र प्रदेश में हुए हैं, सिक्किम में हुए हैं। ठीक है, और एक जगह कौन सी, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन के दौरान आपको पता है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यस 4 जगह, हाँ अब ध्यान आ गया, उड़ीसा 4 जगह पर इलेक्शन हुए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो अभी 4 जगह पे स्टेट इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब विधानसभा के चुनाव हुए। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्शन होता है, फिर रिजल्ट आते हैं, फिर जो भी मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी में या तो कोई एक सिंगल पार्टी या फिर 2-3 पार्टी मिलके, जो कोलिजन वाली गवर्नमेंट होती है,
वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको गवर्नर बुलाएंगे। क्या करेंगे? गवर्नर बुलाएंगे और उसको गवर्नर क्या अपॉइंट कर देते हैं? सीएम अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, या अगर मेजोरिटी नहीं आ पा रही है किसी एक पार्टी की, तो कोलिजन पार्टी का जो लीडर है उसको गवर्नर बुलाएंगे और क्या बना देंगे? उसको सीएम अपॉइंट कर देंगे। और सीएम की एडवाइस पर सीएम एडवाइस देंगे, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपली इलेक्शन, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको गवर्नर सीएम बना देते हैं, ये जनरल प्रोसेस है। तो पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है उन सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को गवर्नर यूज करता है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स के तहत। मतलब जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स का मतलब गवर्नर के नीचे जो ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सहायता से गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करता है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है और साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा और चीफ मिनिस्टर के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ में गवर्नर एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी। एसपीएससी का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान रखना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या करती है? स्टेट लेवल पर जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, उनके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे राजस्थान में आपको पता है आरएएस, ठीक है, तो उसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आरपीएससी। तो आरपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और उसके मेंबर्स। एडवोकेट जनरल कौन होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में क्या करता है? अपनी पक्ष रखता है। ठीक है, तो सरकार का वकील बोल सकते हैं उसको, एडवोकेट जनरल को। तो एडवोकेट जनरल और चेयरमैन ऑफ एसपीएससी एंड उसके मेंबर्स, इनका अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं किस मामले में? अगर हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं जो उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और तो इस मैटर में प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कौन? गवर्नर। ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो शपथ ग्रहण समारोह, ये है राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह, ये राजस्थान के सीएम है कौन? अशोक गहलोत, और ये हैं डिप्टी सीएम। तो सीएम का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है सीएम का अपॉइंटमेंट। तो सीएम कौन होता है? जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी रिसेंटली देख सकते हो, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, और ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको शपथ दिला रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जस्ट अभी 29 मई 2019 को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये गवर्नर सारे के सारे जो बगल में खड़े हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको भी ये क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ही हैज़ राइट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर को अधिकार है कि वो चीफ मिनिस्टर से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई भी सूचना मांग सकते हैं कि आपकी सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, सूचना दीजिए, तो ये भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ में पावर रिलेटेड टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित पावर भी हैं गवर्नर के पास। क्या क्या पावर हैं? वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और उनको पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब है, जैसे मान लो ये 4-5 मंत्री हैं, ये सपोज पहला मंत्री, ये दूसरा मंत्री है, ये तीसरा मंत्री है, और ये चौथा मंत्री है। ठीक है, 4 मंत्री हैं, तो एक को बना दिया होम मिनिस्टर। अब देखो स्टेट में होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, इसको डिपार्टमेंट दे दिया होम मिनिस्टर। दूसरे को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, इनको बना दिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनको बना दिया वाटर मिनिस्टर। ठीक है, पानी से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसको होम बनाया जा रहा है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट दिया जा रहा है इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। ध्यान रखना। तो पोर्टफोलियो मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करता है? अब गवर्नर करता है, किसकी सलाह पर? चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। सारे के सारे मिनिस्टर्स को ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, मतलब शपथ दिलाते हैं। ओथ का मतलब शपथ, ऑफिस की शपथ दिलाते हैं और सीक्रेसी की शपथ दिलाते हैं कि आप अपने ऑफिस के प्रति मतलब वफादार रहेंगे और अपने डिपार्टमेंट की जानकारी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो सीक्रेसी मतलब गोपनीयता की भी शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और मिनिस्टर्स का ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये सीएम को रिमूव भी कर सकते हैं। कौन? गवर्नर। तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर गवर्नर क्या कर रहे हैं? शपथ दिला रहे हैं और बाकी मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाते हैं।
दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर। नाम से पता है लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, लॉ मेकिंग से संबंधित। तो पहली बात क्या है कि गवर्नर चाहे तो गवर्नर कॉल्स एंड पोस्टपोन द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा जो होती है, विधानसभा की मीटिंग को ये कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं और पोस्टपोन भी कर सकते हैं। पोस्टपोन मतलब डिले भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो जनरली आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर होता है 5 साल, मगर ये 5 साल से पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं सीएम की एडवाइस पर। ऑन दी एडवाइस ऑफ सीएम गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 साल से पहले भी डिजॉल्व कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली का या स्टेट लेजिस्लेचर का जो पहला सेशन होता है, पहला सत्र होता है, उसको ये एड्रेस करते हैं। पहला सेशन कब होता है? जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। तो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन का मतलब है हर 5 साल में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उनको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन होने के बाद लेजिस्लेचर की पहली मीटिंग बुलाई जाएगी। तो उस पहली मीटिंग को एड्रेस करते हैं कौन? गवर्नर, ध्यान रखना। और अब लेजिस्लेटिव पावर में अब आगे देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। लेजिस्लेटिव पावर में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहली, पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी बिल। गवर्नर मतलब क्या करते हैं आपको पता है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ बनाने में सबसे पहले बिल लाना पड़ेगा, बिल फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है तो उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर जैसे ही साइन कर देगा तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो बिल सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर ये पास होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जब ये दोनों पास कर देंगे तो उसके बाद जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर पास कर देगा तो फिर क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ, तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा। तो पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी मोशन। मोशन का मतलब कोई भी प्रस्ताव। तो गवर्नर, अब देखो, अगर कोई लेजिस्लेचर में हम कोई प्रपोजल लेके आए, कोई प्रस्ताव लेके आए, कोई बिल लेके आए, तो उसके लिए गवर्नर की कंसेंट जरूरी है। गवर्नर की कंसेंट का मतलब है गवर्नर की सहमति जरूरी है। बिना गवर्नर की सहमति के कोई भी बिल एक्ट में नहीं परिवर्तित हो सकता, ध्यान रखना। तो किसी भी बिल को एक्ट बनाना है तो उसमें गवर्नर की कंसेंट चाहिए। दूसरा, गवर्नर चाहे तो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो किसी बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार के लिए, कि भाई इसमें दोबारा देखो, कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो सुधार भी करो। तो ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं और बिल को वापस भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। मगर अगर वही बिल, सेम बिल दोबारा से पास हो जाता है सेकंड टाइम लेजिस्लेचर के द्वारा, और इनके पास भेज दिया जाता है गवर्नर के पास, तो सेकंड टाइम में गवर्नर को उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोबारा ये बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, गवर्नर सिर्फ एक ही बार बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या एक ही बार बिल को लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। मगर लेजिस्लेचर ने उसको दोबारा पास कर दिया तो फिर गवर्नर की मजबूरी है कि उनको दोबारा वो पास ही करना पड़ेगा, तब वो मना नहीं कर सकते। और गवर्नर चाहे तो कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रख सकते हैं। गवर्नर चाहे तो कुछ बिल्स को किसके लिए? प्रेसिडेंट को भेजने के पास, कि भाई प्रेसिडेंट इन पर डिसीजन लेंगे, हम नहीं ले सकते। तो गवर्नर कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें सेकंड पावर है पावर टू पास ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपको पता ही है, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, आपको पता है लेजिस्लेचर के भी सेशन चलते हैं, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन चलते हैं। सेशन के बाद फिर इनकी छुट्टी होती है, महीने महीने की छुट्टी होती है। जब सेशन नहीं चल रहा, अब तब कोई हमें लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो उस समय गवर्नर को भी प्रेसिडेंट की तरह ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर है। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉ बनाते हैं इससे। तो ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या कहते हैं? अध्यादेश जारी करना, ठीक है। इफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नॉट इन प्रोग्रेस, द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डिनेंस विच विल बी इक्वल टू द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जब स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा है तब गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और जो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे उनकी जो पावर होगी वो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसकी पावर के बराबर होगी। दोनों की मतलब बराबर पावर होंगी। मगर कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ कब तक वैलिड रहेगा? जैसे ही मान लो लेजिस्लेचर चालू होता है, तो लेजिस्लेचर चालू होने के 6 वीक तक, ठीक है, द ऑर्डिनेंस रिमेन्स इफेक्टिव टिल आफ्टर 6 वीक्स आफ्टर दी स्टार्टिंग ऑफ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये इसको हटा देना, ये एक आफ्टर ज़्यादा लग गया है, ठीक है। तो ये कब तक लागू रहेगा? ऑर्डिनेंस तब तक लागू रहेगा टिल 6 वीक्स आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ सेशन ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 वीक तक ये लागू रहेगा, क्या? ऑर्डिनेंस, या फिर इसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो ऑर्डिनेंस में बता चुका हूँ क्या होते हैं ऑर्डिनेंस, जब मतलब लेजिस्लेचर का सेशन में ना हो, जब लेजिस्लेचर का कोई सेशन ना चल रहा हो, तब गवर्नर के पास अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस कब तक चालू रहते हैं, 6 वीक्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर के 6 वीक तक ये क्या रहते हैं, चालू होने के, जैसे लेजिस्लेचर चालू होगा तो उसके 6 वीक तक लागू रहते हैं ऑर्डिनेंस। ओके, पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स, तो आपको पता है जैसे मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर, ऐसे ही गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो हमारा विधान परिषद होती है, विधान परिषद में 1/6 मेंबर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 1/6 मेंबर हैं उनको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और वो किन किन फील्ड से होते हैं, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन सारे फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेकंड हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, उसके 5/6 मेंबर तो होते हैं इलेक्टेड और 1/6 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड। मतलब इनका तो इलेक्शन होता है और ये डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिए जाते हैं विदाउट इलेक्शन। नॉमिनेट का मतलब होता है बिना इलेक्शन के डायरेक्ट उनको भर्ती कर देना, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में गवर्नर एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, ओनली 1 मेंबर। कहाँ से, वहाँ वो करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आंग्ल भारतीय समुदाय, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बता चुका हूँ पहले ही, दोबारा सुन लो। आंग्ल भारतीय समुदाय कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनके फादर या पिता वाली जो मतलब पैटर्नल लाइन है वो कहाँ से बिलोंग करती हो, यूरोप से, और माता उनकी कहाँ से, इंडिया से। तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। और वो भारत में रह रहे होने चाहिए। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक व्यक्ति को ये नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कौन, गवर्नर। फाइनेंशियल पावर के मामले में, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, पैसे से, तो मनी बिल जो होते हैं वो बिना गवर्नर की परमिशन के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं किए जा सकते, मतलब प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अगर मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए गवर्नर की। और मनी बिल कौन से होते हैं, ऐसे बिल जो मनी से डील करते हैं, टैक्स से कटाने बटाने से डील करते हैं, गवर्नमेंट की बोरोइंग से डील करते हैं, और इन सारी चीज़ों से जो डील करते हैं उन बिल को हम बोलते हैं मनी बिल। तो मनी बिल होते हैं, उनको बिना गवर्नर की परमिशन के लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश नहीं किया जा सकता। और जो एनुअल बजट होता है वो भी गवर्नर, मतलब स्टार्टिंग में गवर्नर ही पेश करते हैं, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। मतलब एक बार आउटलाइन देते हैं कि भाई हमारी सरकार ने ये किया है और ये करने वाले हैं। तो गवर्नर मतलब क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे लेजिस्लेचर के सामने किसको, एनुअल बजट को। और बजट क्या होता है, जो एक साल का इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट। और जो ग्रांट होते हैं, बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी ग्रांट डिमांड नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी ग्रांट, मतलब जो स्टेट का फंड होता है उसमें से कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता। ग्रांट का मतलब है कुछ पैसा देना जिसको रिटर्न ना लिया जाए। जैसे मान लो स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, सूखा की प्रॉब्लम हो गई, तो सरकार ने क्या किया, ग्रांट दिया अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट में, कि इतने करोड़ इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उतने करोड़ उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो जो ग्रांट वाला पैसा है, अगर ग्रांट देना है तो ग्रांट में भी परमिशन चाहिए। सरकार बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी ग्रांट डिमांड नहीं कर सकती। तो गवर्नर की परमिशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और बजट भी कौन पेश करता है, गवर्नर। बाकी फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर। जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक शक्तियाँ। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर चाहे तो किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की सज़ा को पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की सज़ा पर रोक लगा सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। ये पावर दी गई है जुडिशियल पावर्स किसको, गवर्नर को। मगर एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी होगी, गवर्नर फांसी की जो सज़ा होती है, कैपिटल पनिशमेंट, उसको माफ़ नहीं कर सकते। जबकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, मगर गवर्नर कैपिटल पनिशमेंट को माफ़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखा होगा तो आप चल जाएगा। बाकी इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। गवर्नर क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसपीएससी एंड सीएजी और एसपीएससी होते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट इनको गवर्नर को देंगे, और गवर्नर इन रिपोर्ट को लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा के सामने रखते हैं। और अगर मान लो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन खराब होने वाली है, तो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, तो उसके बारे में ये जानकारी देते हैं प्रेसिडेंट को। मान लो प्रेसिडेंट को स्टेट इमरजेंसी लगानी है, तो प्रेसिडेंट पहले रिपोर्ट लेते हैं गवर्नर से कि भाई आपके स्टेट में
क्या कंडीशन चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या आपकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो सरकार के बारे में, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में ये इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को, और उनसे पूछते हैं, और उनसे क्या पूछते हैं कि भाई यहाँ पे इमरजेंसी लगाओ, स्टेट इमरजेंसी लगाओ, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनके कहने पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं या स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। और स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके ये गवर्नर चांसलर होते हैं, ध्यान रखना, स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनके चांसलर रहते हैं कौन, गवर्नर। अगली पावर है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब ऐसी पावर्स जिनको गवर्नर अपनी मर्जी से यूज करता है। देखो जनरली क्या है, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, जनरली जो गवर्नर होता है वो अपनी पावर्स को यूज करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के आधार पर। मगर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ स्थिति ऐसी होती हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं, उन विषयों पर गवर्नर इनकी परमिशन नहीं लेता, इनकी सलाह नहीं लेता, किसकी, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और अपनी मर्जी से काम करता है। जब गवर्नर अपनी मर्जी से काम करता है उन पावर्स को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो ठीक है, तो ये आर्टिकल 163 के फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन दैट गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन मतलब स्वयं विवेक, अपनी बुद्धि, गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स बट ऑन अदर सब्जेक्ट ही वर्क्स विद द टेकिंग हेल्प फ्रॉम द कैबिनेट। मतलब कुछ सब्जेक्ट पर गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट पर वो किसके साथ, किसकी हेल्प से काम करते हैं, कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से काम करते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नर को क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं, किन किन केसेस में गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकता है, किन किन केसेस में गवर्नर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। देखो अब वो देखते हैं। सपोज जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद आपको पता है गवर्नमेंट बनाने का काम गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे इलेक्शन खत्म हुए तो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर। मगर अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, मतलब कोई भी पार्टी बनाने में सक्षम नहीं है, कोई भी मतलब पार्टी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में जो गवर्नर होते हैं वो मतलब चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। या फिर कोई गवर्नमेंट, मान लो कोलिजन वाली गवर्नमेंट है, दो पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है उसको कोलिजन वाली गवर्नमेंट बोलती हैं। तो कोलिजन वाली जो गवर्नमेंट होती है अगर मान लो बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करना है, तो वो करता है कौन, गवर्नर अपनी मर्जी से। चीफ मिनिस्टर को हटाना, किसी स्पेशल कंडीशन में अगर चीफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये भी कौन करता है, गवर्नर। तो ये भी कैसी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को कॉल करना और पोस्टपोन करना, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को बुलाना और उसको क्या करना, विलंब करना या पोस्टपोन करना, डिले करना, ये काम भी किसका है, गवर्नर का। और ये कैसी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजोल्व करना, कई बार आपको पता है सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ये या फिर खुद की मर्जी से भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं। और स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट है, मैंने बताया था ना, जब अगर सरकार या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्टेट की जो सिचुएशन है उसको या उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजना। तो प्रेसिडेंट भी इस रिपोर्ट को अपनी मर्जी से भेजते हैं, इसमें वो किसी सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह नहीं देते हैं। ये गवर्नर जो होते हैं चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि बताओ तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या क्या स्कीम चल रही है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के मतलब विचार के लिए उसको रख सकते हैं। किसी भी बिल को ये रिटर्न कर सकते हैं रिव्यू के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को रिव्यू करने के लिए किसी भी बिल को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी जो पावर्स हैं ये ऐसी पावर्स हैं जिनको गवर्नर अपनी मर्जी से यूज करते हैं। इनको यूज करने में वो किसी भी लेजिस्लेचर, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प नहीं लेते या सीएम की हेल्प नहीं लेते, अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है। और अगर मान लो उनको ऑर्डिनेंस इशू करना है तो उस मामले में वो प्रेसिडेंट से सलाह ले सकते हैं, कोई डायरेक्शन ले सकते हैं, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आने वाले जो लेक्चर्स हैं अब हम उसमें डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में, और फिर लास्ट पार्ट रह जाएगा इसका जुडिशरी। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।